नमस्कार, मैं हूं नीलेश कुमार। आप देख रहे हैं पुरवैया डीएनए। हाल ही में एक फिल्म आई है डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी। उस फिल्म का हीरो एक जासूस होता है जो सच की तलाश करता है। इसी क्रम में वो एक जगह कहता है कि सच के बिल्कुल पास वाला झूठ पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। जी हाँ, सच के बिल्कुल पास वाला झूठ। ध्यान दीजिए तो ये आधुनिक राजनीति की परिभाषा भी हो सकती है, क्योंकि सत्ता में रहने वाली पार्टी से लेकर विपक्ष तक बातें सभी की एक जैसी ही होती हैं और आम जनता डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी की भूमिका में अपने आप ही आ जाती है। दिक्कत यह है कि फिल्मों का अंत होता है और राजनीति लगातार चलती रहती है। देश के प्रधानमंत्री किसानों के मन की बात करते हैं और तमाम बड़े पत्रकार ये पूछते हैं कि किसानों के मन की बात कौन करेगा, कब होगा। मुझे एक ही समझ में नहीं आता है कि किसानों के मन में क्या वाकई ऐसी कोई बात होगी जो हम, आप या सरकार को नहीं पता है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि अन्नदाता को तकलीफ नहीं होने देंगे, पर न्यूनतम समर्थन मूल्य में 9 के बराबर वृद्धि करने के मामले में प्रधानमंत्री बोलते नहीं है। बीजेपी नेताओं से आप सवाल पूछेंगे तो ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे प्रकृति की सच्चाई पर आपने सवाल खड़े कर दिए हों। यही हालात जेडीयू के भी हैं। मुझे याद है बिहार में बजट पेश होने के बाद जब जेडीयू नेता से पूछा था कि किसान 10वें पायदान पर क्यों है सर, तो उन्होंने कहा था कि आपको जानकारी ही नहीं है। यानी जेडीयू के हिसाब से नीतीश जी की सरकार पर या नीतीश कुमार के फैसलों पर सवाल पूछने का मतलब है कि आप मनुष्य उत्पत्ति के मान्य सिद्धांत पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। राहुल गांधी जी के बारे में पढ़ रहा था कि किसानों के मुद्दे से वो वापसी करेंगे। मतलब अजीब हालात हैं। किसान के मुद्दे को लॉन्चिंग पैड समझा जा रहा है। किसान कब इस देश में लॉन्च होंगे पता नहीं है। पूरे देश में देखिए, अचानक हुई बारिश से करीब 4.5 करोड़ किसान प्रभावित हुए हैं। 40,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। बिहार में भी 1000 करोड़ से अधिक के नुकसान की बात कही जा रही है। पर देखिए, यहाँ राजनीति शुरू हो गई और जो हालात हैं उसको देखते हुए बारिश के लिए बीजेपी जेडीयू को और जेडीयू बीजेपी को जिम्मेवार ठहरा दे तो बहुत आश्चर्य नहीं है। किसान की जमीन और आंखें भीग चुकी है, पर बिहार में अमित शाह के आने की खबर से बीजेपी नेताओं की आंखों में चमक है। और कटिहार में एक पिता सिस्टम से तंग आकर मौत में विलीन होना चाहता है, पर लालू जी और नीतीश जी विलय में व्यस्त हैं। तो आज इन्हीं खबरों का करेंगे डीएनए टेस्ट। किसी ने कहा है कि व्यापार में आप 10 में से 6 बार सही हो सकते हैं, पर 10 में से 9 बार कभी नहीं हो सकते। सोचिए, यही सवाल अगर खेती के लिए हो तो क्या जवाब होगा? 10 में से कितनी बार एक किसान का अनुमान सही साबित होता है? सही का मतलब है कि कितने दफे ऐसा होता है कि एक किसान का अनुमान सही हुआ। चलिए ये भी मान लीजिए कि किसान का अनुमान सही साबित हुआ, तो सवाल यह है कि मुनाफे के नाम पर किसान को मिलता क्या है? अगर प्रति महीने की आमदनी की बात करेंगे तो हकीकत शर्मनाक और दुखद है, उस पर बात करेंगे। पर सबसे पहले बताना जरूरी है कि हम इसकी चर्चा आज क्यों कर रहे हैं। दरअसल बिन मौसम बरसात की वजह से देखिए किसान परेशान है। आसमान से बारिश की बूंदें टपक रही हैं और आंखों से आंसू का सिलसिला नहीं थम रहा। मौसम खुशगवार होने की बात कही जा रही है, पर किसानों की खुशियों पर सूखे के आसार हैं। भारत में बारिश कहर बनकर टूटी है, इसलिए हालात बिहार में भी बहुत अलग नहीं है। बिहार में कई फसलों को नुकसान हुआ, जिनमें दाल, तेल, आम, लीची और गेहूं प्रमुख हैं। किसानों के सामने एक बार देखिए फिर से ये सवाल खड़ा हो गया है कि जिंदगी कैसे चलेगी। 3 सवाल इस वक्त बिहार के किसानों के जेहन में है। पहला, क्या उसे मुआवजा मिलेगा? हर किसान यही सोच रहा है। दूसरा सवाल, क्या कभी उसकी समस्या का कोई समाधान निकल पाएगा? तीसरा सवाल ये, क्या किसानों के मुद्दे पर राजनीति कभी खत्म हो पाएगी? तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें हर जगह एक जैसी है, लेकिन किसानों के ज़हन में सवाल भी एक जैसे हैं और इन सवालों का जवाब अब तक नहीं मिला। तो इन सब पर बात करने से पहले एक किसान की हकीकत सुनाते हैं कि किसान कह क्या रहा है। देखिए, परेशानी यही है जो सब तो हम लोग का सर गया है। मान लीजिए कुछ भी हम लोग का है तो इसी पर निर्भर है हम लोग जी। हाल भर कम से कम भोजन पानी का तो इसी से हम लोग का व्यवस्था होगा किसान आदमी का जी। और तो सब सर रहा है। अगर सरकार मान लीजिए इसका कोई भुगतान करता है, मैंने जो जैसा बोया है सबका तो वही हाल है जी। एक आदमी का तो है नहीं, तो सारा आपदा में चला गया है जी। जो दे सरकार, मतलब कुछ। अब तो घर में आपके शादी भी है, बच्चों को पढ़ाना होगा जी, पढ़ाना है, खर्च है, सब खर्चा है। पूरे साल भर के लिए खर्च भी जुटाना है, इसमें शादी ब्याह भी है, सब करना है। ऐसे में कर्ज मांगने पे भी नहीं कर्ज मांगने पर कौन देगा? किसके? अगर आपके पास रहेगा तब ना आप दीजिएगा हमको। आपके तो खुद सब तो वही है। किसान के पास तो मजबूरी सबके पास है, एक आदमी के पास तो है नहीं। ऐसे में लोगों की शादियाँ भी रुकेंगी। अब तो शादी तो नहीं है रुकेगा, भाई रुकिए जे मान जिसका नहीं होगा वो उपलब्ध क्या करेगा? किसी तरह अपना निर्वाह करेगा। जी हाँ, देश में शादी का मतलब मुलायम सिंह और लालू प्रसाद यादव के परिवार में हुई शादी नहीं है, जहां प्रधानमंत्री से लेकर फिल्मी सितारों का जवाबड़ा लग जाता है। यहाँ हालात ये है कि दिन में रात की तस्वीर दिखती है। सोचिए जरा उस परिवार की हालत।
जहां बेटी की शादी पर बारिश का असर हो सकता है। नीतीश जी कहते हैं कि महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए या महिलाओं की सशक्तिकरण के बिना विकास का कोई मतलब नहीं है। तो आज की तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं नीतीश जी के लिए, देखिए सर, एक पिता परेशान है और ऐसे एक नहीं कई पिता हैं जिनकी फसल बर्बाद हुई और जवाब किसी के पास नहीं है कि आगे का रास्ता परिवार चलाने के लिए उनके पास क्या हो। खेती बाड़ी सब खत्म है, माने यही साल भर के कमीनी हम लोग का है और वही कमीनी के लिए हम लोग माने यहाँ बाल बच्चा उसी पे जिलाना है, पढ़ाना है, लिखाना है, सब कुछ करना है। हाँ, वही स्थिति में अभी फसल खत्म है हम लोग का। अब इसमें क्या हम लोग करेंगे, बाल बच्चा को क्या खिलाएंगे, क्या खाएंगे। हाँ, वही पे हम लोग का आधार है, खेती एक है, और कुछ तो आधार है नहीं। इसी में शादी ब्याह सब कुछ करना। अभी आप जिस खलिहान में इतने बोझे लगे हुए हैं, क्या लगता है इनमें कुछ निकल सकता है अनाज? थोड़ा बहुत निकलेगा तो उससे क्या होगा। इसमें बच्चा को पालेंगे कि अपना पेट देखेंगे, किसको करेंगे। तो सबसे बड़ी समस्या किसानों को लेकर यह है कि बारिश के बाद फसल बर्बाद हुई। अब बेसिक सवाल सबके दिमाग में यह है कि सरकार जो घोषणा करती है, जो मुआवजे की घोषणा हुई है, क्या वो मुआवजा लोगों तक पहुंच पाएगा? इन सब के बीच तस्वीर बिहार में भी चिंताजनक है। आप किसी भी क्षेत्र की बात कर लें, उत्तर क्षेत्र की बात करें, दक्षिण की बात करें, समस्या है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसे किसान कुछ बचा कर जाएगा। उत्तर बिहार की बात करते हैं। बारिश का कहर उत्तर बिहार में भी दिखा है। देखिए, वैशाली, गोपालगंज, नवादा, सुपौल, बांका, हर इलाके से खबर आ रही है कि फसल का नुकसान हुआ है। इस बीच खबर यह भी आई कि 1000 करोड़ से अधिक के फसल का नुकसान हुआ है और उसका मुआवजा केंद्र सरकार से बिहार सरकार मांगेगी। जिलों से नुकसान की रिपोर्ट मांगी गई थी और शुक्रवार तक जो 32 जिलों से रिपोर्ट आई वो कहती है कि 9 लाख हेक्टेयर में फसल नुकसान की रिपोर्ट मिली। इसमें से लगभग 800 करोड़ की क्षति हुई। एक अहम जानकारी आपको दे दें, केंद्र सरकार घोषणा कर चुकी है कि 33% से अधिक फसल नुकसान पर भी किसानों को मुआवजा मिलेगा। पहले आप 50% से अधिक नुकसान पर मुआवजे की स्थिति थी। अब सरकार कह रही है कि 33% नुकसान पर भी हम आपको मुआवजा देंगे। साथ ही पहले की अपेक्षा अगर आप तुलना करेंगे तो मुआवजे की राशि को 1.5 गुना बढ़ा दिया गया। तो अगर आपके इलाके में भी किसान परेशान हैं तो उसे जरूर कहें कि वो अधिकारियों से संपर्क करें। हो सकता है आपका नुकसान ना हुआ हो, पर बिहार की स्थिति कहती है कि ज्यादातर किसान ना तो फसल बीमा के विषय में जानते हैं, ना ही सरकार की योजनाओं के विषय में उन्हें जानकारी होती है। देश में कुल 19% किसानों ने ही फसल का बीमा करवाया है। बाकी 81% किसानों का जो भविष्य है भगवान भरोसे है। उम्मीद केवल सरकार से है। इससे पहले कि हम गेहूं की खेती करने वाले किसानों की तुलना दूसरे राज्यों से करें, पहले देखिए मदद की आस लगाए किसान क्या कह रहा है। जो माने कहे का मतलब जब खेत बधार बेचब न तो गहना बेचब तो कर्ज काढ़ब, यह न उपाय बा, दोसर कौन उपाय बा। सुना आपने, चेहरे बदल दीजिए, परेशानी का रंग एक जैसा है। अब जरा दूसरे राज्यों की स्थिति दिखाते हैं आपको, क्योंकि सवाल किसी एक पार्टी की सरकार को लेकर नहीं है। तो सबसे पहले बात पंजाब की। पंजाब में बीजेपी अकाली दल की सरकार है। आमतौर पर हम और आप मानते हैं कि पंजाब के किसान संपन्न हैं। पंजाब में एक किसान 1 हेक्टेयर में गेहूं की फसल से साल में 18,701 रुपए कमाता है, यानी करीब 1500 रुपए महीना। ये 1 हेक्टेयर जमीन से होने वाली आमदनी है। अब आइए उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। और गेहूं की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, इसलिए हम गेहूं की फसल की चर्चा कर रहे हैं। यूपी में एक किसान 1 हेक्टेयर भूमि में गेहूं की फसल से 10,758 रुपए कमाता है, यानी 1000 रुपए महीना भी नहीं आता है परिवार को। अगर आप बिहार की बात करेंगे, बिहार में एक किसान को 1 हेक्टेयर में गेहूं की फसल से 9,886 रुपए मिलते हैं, यानी 900 रुपए भी पूरी तरह एक किसान परिवार को नहीं मिलता। सोचिए, 1 हेक्टेयर वाले तो है भी नहीं बहुत सारे किसान। और धान का जिक्र तो कीजिए भी मत। पता चला है कि धान की फसल में प्रति हेक्टेयर 266 रुपए का नुकसान ही होता है बिहार में। बताना चाहेंगे आपको कि ये जो आंकड़े हैं ये सारे सरकारी आंकड़े जो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस की तरफ से बताया गया है। इसलिए प्रवक्ता टाइप की प्राणियों से अनुरोध है कि इस मामले में जहां भी बोले गंभीरता से बोले। दरअसल ये किसानों की जो स्थिति है ये हमेशा से ही रही है। एक बुजुर्ग किसान से हमने बात करने की कोशिश की, उन्होंने क्या कहा वो भी सुनाते हैं। हाँ, फसल रहे तो बेचैए जाई जी। फसल मान लीजिए कि है का कहला
छेमी भइल छेमी मार खा गई जी और छेमी वो रहे जे बियाह शादी में बहुत मदद करी जी लेकिन ऐसा मार खिलस पिए छेमी के साथे साथे बहु मार खा गई जी मार खा गई। अब का स्थिति बा? अब स्थिति दूसर स्थिति कहल जाए, अभी स्थिति खराबे जानी। कुल मिलाकर सूखा, बाजार का अभाव, बिजली की समस्या और सरकार द्वारा खरीद में देरी से जूझ रहे किसानों के लिए ये और चुनौती है। उम्मीद सरकार से मुआवजे की है, साथ ही ये भी है कि इस मुद्दे पर राजनीति ना हो। बाकी केंद्र सरकार कहती है कि 30 करोड़ लोगों को रोजगार दे देंगे और बिहार सरकार कहती है कि किसानों के मुद्दे पर हम भी गंभीर हैं। एक छोटा सा विराम, हाजिर हो रहे हैं। क्या बिहार में कुल मिलाकर बीजेपी का फोकस जाति आधारित राजनीति ही होगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह 14 अप्रैल यानी अंबेडकर जयंती के दिन पटना के गांधी मैदान में विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंकने वाले। इसके पहले अमित शाह 23 जनवरी को कर्पूरी जयंती के मौके पर पटना पहुंचे थे। संभावना क्या है उस पर बात करेंगे, पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मिशन बिहार में जुटी बीजेपी, जातीय समीकरण पर है नजर, पिछड़ों और दलितों को साधने की कोशिश। पहले कर्पूरी, क्या अब अंबेडकर? बिहार विधानसभा चुनाव में लोकसभा की सफलता दोहराना बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि तब और अब में काफी बदलाव आ चुका है। लालू और नीतीश एक हो चुके हैं और दोनों के एक होने से बिहार में नया जातीय समीकरण खड़ा हो चुका है। इसे साधना बीजेपी के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। यही वजह है कि बीजेपी के रणनीतिकार अमित शाह लगातार जेडीयू और आरजेडी के आधार वोट में सेंधमारी करने की कोशिश करते रहे हैं। पहले 23 जनवरी को कर्पूरी जयंती के दिन जननायक से सहानुभूति जताकर पिछड़ों और अति पिछड़ों को अपने पाले में करने की कोशिश की। अब 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के दिन अमित शाह एक बार फिर पटना आ रहे हैं। तय है, चुनावी शंखनाद के साथ वो दलित कार्ड भी खेलेंगे, यानी अमित शाह बिहार में राजनीति के उसी फॉर्मूले को अपनाएंगे जो वर्षों से होता रहा है। हालांकि बीजेपी विरोधियों का मानना है कि बिहार में अमित शाह का ये दांव उल्टा पड़ेगा। भाजपा के नेता अब देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अमित भाई शाह को बोले थे, उनका तुलना महात्मा गांधी और लोहिया जी से कर दिए। तो एक बचा हुआ है जिनके अंबेडकर जी के जयंती पर आ रहे हैं, तो इससे भी तुलना कर देना चाहिए उनको। अब तो भाजपा के नेता सुशील मोदी पर तरस आता है। बिहार में जात पात 2, जाति से मजबूत होगी जमीन। लालू नीतीश के साथ आने से बिहार में ओबीसी, महादलित और मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण हो सकता है, जो बीजेपी के मंसूबे पर पानी फेर सकता है। इस समीकरण को तोड़ने के लिए बीजेपी दलित और महादलितों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है, ताकि लालू नीतीश की ताकत को मात दे सके। भी अंबेडकर जयंती के मौके पर आ रहे हैं। देखिए, हमारा ध्यान बिहार के प्रत्येक नागरिक पर है, लेकिन स्वाभाविक है, चाहे ऊंची जाति के गरीब लोग हों, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, अकलियत, ये तमाम बिहार में देखिए सभी गरीब हैं, सभी पिछड़े हैं। इसलिए बिहार के 11 करोड़ लोगों पर हमारा ध्यान केंद्रित है। लेकिन स्वाभाविक है कि जो अति पिछड़ा समाज है, जो दलित महादलित समाज है, वो इस विकास के दौड़ में सबसे ज़्यादा पिछड़ गया है। और ये जो समाज है, इसको हम आगे रखकर हम अगली लड़ाई लड़ेंगे। जो है बिहार में जातीय समीकरण पर चुनाव लड़े जाने की बात पुरानी है, लेकिन इस विधानसभा चुनाव में पुराने समीकरण दरक सकते हैं और नए का निर्माण भी हो सकता है। तो देखिए आगे आगे होता क्या है। ब्रिजम पांडे, जी मीडिया, पटना। बिहार विधानसभा का चुनाव इस बार कई मामलों में अलग होगा। लंबे समय बाद बीजेपी बिहार में जेडीयू के बिना चुनाव लड़ेगी और लगभग 2.5 दशक बाद जनता परिवार अपनी ताकत के साथ मैदान में होगा। लालू और नीतीश जब अलग अलग थे, तब दोनों का एक खास वोट बैंक पर कब्जा था। जैसे लालू के साथ मुस्लिम और यादव थे, तो नीतीश के साथ कोयरी और कुर्मी। सबको पता है कि बिहार में लालू ने MY समीकरण को साध कर लगभग 15 वर्षों तक राज किया।
जब तक ये समीकरण टूटा नहीं और इस समीकरण के पैरेलल कोई दूसरा समीकरण खड़ा नहीं हुआ, तब तक बिहार में लालू का राज रहा। लंबे संघर्ष के बाद देखिए नीतीश कुमार ने लालू के एमवाई समीकरण का तोड़ निकाला। उन्होंने अति पिछड़ा वर्ग को शामिल किया और यादव को छोड़कर बाकी जातियां जैसे कोयरी, कुर्मी, दलित और बीजेपी से गठबंधन कर एक नया समीकरण बनाया बिहार में। नीतीश का फॉर्मूला हिट हुआ, जिसके सहारे वो 2005 से लेकर अब तक सत्ता में बने हुए हैं। लेकिन अब स्थितियां बदल चुकी हैं। नीतीश का बीजेपी से रिश्ता टूट चुका है और लालू अब उनके दुश्मन रहे नहीं। जिस तरह की खबरें हैं उसके मुताबिक जनता परिवार जल्द ही एक हो जाएगा, जिसके बाद ज्यादातर संभावना यह है कि ओबीसी, मुस्लिम और दलितों का बड़ा वोट इन्हें मिल जाए। इस वोट बैंक की ताकत को देखते हुए बीजेपी को लगता है कि केवल सवर्ण वोटरों के वोट से इन्हें नहीं हराया जा सकता, इसके इतर भी कहीं देखना होगा। और शायद यही वजह है कि अमित शाह पहले कर्पूरी के बहाने ओबीसी को अपने पक्ष में करने की कोशिश करते नजर आए और अब देखिए अंबेडकर के बहाने दलितों को साधने की कोशिश हो रही है। वर्ष 2005 और 2010 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को नीतीश कुमार की वजह से कुर्मी और दूसरे ओबीसी समुदायों का, जबकि कुछ चुनिंदा सीटों पर उसे पसमानदा मुसलमानों का भी सपोर्ट मिला। एनडीए से नीतीश कुमार के बाहर निकलने के बाद बीजेपी अब ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार और वैश्य वोट बैंक के भरोसे है। इनकी जनसंख्या बिहार में 24% है। बता दें आपको कि बिहार की कुल जनसंख्या का ब्राह्मण 5.7%, राजपूत 5.2%, भूमिहार 4.7% और कायस्थ 1.5% है। यानी सवर्णों की आबादी 17.1% है। अमित शाह को पता है कि बिहार में 24.2% वोटरों से सत्ता हासिल नहीं होगी। शायद ये वजह है कि बिहार में बीजेपी को जातीय समीकरण की तलाश रामविलास पासवान और उपेंद्र कुशवाहा को साथ लेकर और उन्हें मंत्री पद देकर भी पूरी नहीं हुई और लगातार ओबीसी और दलितों के पास पासा फेंका जा रहा है। पूर्व सीएम और नीतीश से बगावत कर अलग राग अलापने वाले जीतन राम मांझी साहब को बीजेपी अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि मांझी हाल के दिनों में महादलितों के नेता के रूप में उभरे हैं जिन्हें कोई भी दल इनकार नहीं कर सकता। और अगर वो बीजेपी के साथ आते हैं तो ज्यादातर संभावना है कि बीजेपी दलित और महादलित वोट में सेंध लगा ले। बिहार में सत्ता पर काबिज होने के लिए जो प्रयास बीजेपी कर रही है, उससे सवाल यह है कि जिस पार्टी ने जात पात से ऊपर उठकर एक राष्ट्रीय आकांक्षा को पकड़ा था, उसने अब आकांक्षा की राजनीति को छोड़ क्यों जात पात में दिमाग लगाना शुरू कर दिया। दिल्ली चुनाव से पहले तक विदेशों में भारत की नई साख, देश में विकास और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के श्रेष्ठ कामकाज पर भरोसा करने वाली बीजेपी का भरोसा जात पात में इतना ज्यादा कैसे हो गया। हालांकि जात पात की सियासत करने वाली पार्टियों को 2010 के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव 2014 के परिणाम को याद रखना चाहिए, जब जनता ने सारे जातीय समीकरणों को धता बताते हुए केवल विकास के नाम पर वोट दिया। अगर जात पात के नाम पर वोटिंग हुई होती तो 2010 में लालू और पासवान से गठबंधन को बहुमत मिलता, क्योंकि यादव, मुस्लिम, दलितों की कुल संख्या बिहार की आबादी का लगभग 50% है। अब 2014 के लोकसभा चुनाव में दर के जाति समीकरण पर भी नजर डाल लीजिए। आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन ने यादव जाति के 11 प्रत्याशी उतारे, मगर सिर्फ 2 यादव प्रत्याशियों के सर पर जीत का सेहरा बंधा। एनडीए ने 4 यादव नेताओं को टिकट दिया, सभी जीत गए। जेडीयू ने 13 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया, सारे चुनाव हार गए। वहीं एनडीए ने 17 सवर्णों को टिकट दिया, जिसमें से 14 जीते, 3 हार भी गए। तो स्थिति यह है कि जो आंकड़े और तथ्य हमारे सामने हैं बताते हैं कि बिहार की राजनीति में जात पात की जड़ें गहरी हैं, लेकिन जब बात विकास की आती है, जो जनता इससे ऊपर उठकर जब वोट करती है तो फिर राजनीति बदलती हुई दिखती है। एक बहुत छोटा सा विराम, हाजिर होते हैं। राष्ट्रपति से सम्मानित वैज्ञानिक गुलाम रसूल ना अब जीना चाहते हैं, ना देश के लिए कुछ करना, क्योंकि जिस देश का सीना चौड़ा करने के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी कुर्बान करने की ठानी थी, उन्होंने अब राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई। क्यों? रिपोर्ट देखिए। पीजे अब्दुल कलाम हमको जो है अवार्ड दिया, लेकिन मेरे बच्चे का आज तक जो है कुछ नहीं इंसाफ हुआ। क्या हम देश के लिए क्यों मरेंगे? काहे मरेंगे? इस देश के लिए हम क्यों मरेंगे? जब हमारा बच्चा को मार दिया तो हम देश के लिए क्यों मरेंगे? दर्द आवाज में ही नहीं बल्कि चेहरे पर भी दिन रात नजर आता है, और वो भी इतना गहरा दर्द है कि वैज्ञानिक गुलाम रसूल ने बीते 7 महीनों में
आईने के सामने अपना चेहरा नहीं देखा। लोग कहते हैं क्या थे और क्या हो गए। वैज्ञानिक का बेटा को मारा है, वैज्ञानिक को बेटा को मारा है। अगर हिंदुस्तान में इंसाफ नहीं होगा तो हम मोदी साहब से बात करेंगे। क्या लगता है हत्या की है क्या? हत्या की गई, हत्या की गई है, हम मोदी साहब से बात करेंगे। रसूल साहब के एक हाथ में बेटे शमीम की तस्वीर है तो दूसरी हाथ में उस फरियादी खत का मजमून लिए फिरते हैं जो उन्होंने मौजूदा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को लिखी है। फरियाद इच्छा मृत्यु में अनुमति के लिए कि अब हमको इच्छा मृत्यु का जो है हम चाहते हैं, हम राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु मांगे, हमको इच्छा मृत्यु दे दे, हम मर जाएंगे, अच्छा ही रहेगा, ताकि जो है ऐसे जो है देश जो चलते रहे अपना हिंदुस्तान। असल में 11 सितंबर 2014 को रसूल साहब के बेटे 22 साल के शमीम का शव कटिहार के रामपाड़ा मोहल्ले में उनके घर के पास ही फंदे से लटका मिला था, जिसे लोग खुदकुशी कहते रहे। लेकिन पिता ने तो फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जी पुरवैया।